तो आज 15वीं प्रश्नावली शुरू करते हैं अपने सांख्यिकी। सांख्यिकी या स्टैटिस्टिक्स क्या मतलब होता है इसका? सांख्यिकी का पढ़ा है अपने 10th में। संख्या या आंकड़ों के बारे में जो अपने को जानकारियाँ चाहिए वो सारा सांख्यिकी में आता है। और सांख्यिकी में आप कक्षा 10th में 3 चीज़ों के बारे में पढ़ चुके हो। कौन कौन सी? माध्य, माध्यिका और बहुलक। इनके सूत्र याद है आपको तीनों के? याद नहीं है? ठीक है, वो भी सीखेंगे, है ना। इसके अलावा इनको बोलते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। मतलब जैसे पूरे महीने किसी दुकानदार ने कितना व्यापार किया, रोजाना किसी दिन 1000 रुपये का, किसी दिन 500 का, किसी दिन 1500 का, तो अपने उसका माध्य ले लेते हैं। ये बताते हैं भी रोजाना औसत 800 रुपये की बिक्री होती है, तो अपने सारी चीज़ समझ जाते हैं। 800 रुपये का मतलब हो सकता है किसी दिन 2000 का हो गया, और हो सकता है किसी दिन दुकान बंद रखनी पड़ गई हो, है ना। पर 800 रुपये औसत है तो अपने सारी कहानी समझ जाते हैं महीने का या 1 साल का इनको कितना व्यापार होता है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप कुछ ऐसी संख्याएं हैं जो पूरे जो संख्याएं हैं उनका प्रतिनिधित्व करती है। पूरी संख्या आपको हर दिन का बताने की जरूरत नहीं है। एक दिन का औसत बता दिया कि इतना औसत बिक्री होती है, तो आप पूरी का समझ जाओगे भी उसका 1 दिन का, 1 महीने का और 1 साल का कितनी बिक्री होती होगी, है ना। और तुलना भी जब 2 में की जाती है, किसकी बिक्री ज़्यादा हो रही है, तो औसत ही देखा जाता है। हो सकता है एक दिन किसी का 2000 रुपये का हो गया और किसी का 500 का हुआ हो, उससे अपने अनुमान नहीं लगा सकते किसकी बिक्री ज़्यादा हो रही है। अनुमान किससे लगाएंगे? जो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप है, यानी औसत देखेंगे। हो सकता है किसी दिन एक ने दुकान बंद रखी, उसका व्यापार 0 रुपये, परंतु औसत देखोगे तो हो सकता है उसका औसत 2000 रुपये हो पूरे महीने का। और हो सकता है किसी ने एक दिन में 2000 का बेच दिया हो सामान और उसकी पूरी औसत 500 रुपये हो। तो एक दिन से हम अनुमान नहीं लगा सकते। तो इसीलिए बहुत सारे जो डाटा हमारे पास होते हैं, आंकड़े, उनका जो माध्य या उनका औसत या उनके जो है ना, ये केंद्रीय प्रवृत्ति के माप है, इनसे तुलना की जाती है ना। तो जो बहुत सारे डाटा है उनका एक संख्या जो प्रतिनिधित्व करती है, जो अपने पूरे डाटा के बारे में जानकारी दे देती है, वो होती है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। और उसमें आपने ये 3 चीज़ें पढ़ी है, माध्य, माध्यिका और बहुलक, है ना। जैसे कक्षा में टेस्ट हुआ, 70 नंबर की अर्धवार्षिक हुई। अब एक एक बच्चे के हो सकते हैं, किसी के सबसे कम ज़्यादा अलग अलग है, पर मैं बताऊँ एवरेज बच्चों के नंबर है वो 45 आ रहे हैं। तो एक आइडिया बनता है कि हाँ, इस क्लास में लगभग बच्चे इस लेवल के हैं। अगर मैं उसी को ये बताऊँ कि बच्चों के एवरेज जो स्कोर है वो 70 में से 15 नंबर है, तो इसका मतलब एक आइडिया पूरी क्लास के बारे में हो जाता है कि ये क्लास कमज़ोर है। और वही मैं बोलूँ 70 में से 65 नंबर एवरेज स्कोर है बच्चों का। तो अब हो सकता है सबके 65 नहीं हो, पर एक आइडिया बन जाएगा कि इस क्लास में सारे बच्चे होशियार हैं, सबके 65 के आसपास नंबर आ रहे हैं। तो वो केंद्रीय प्रवृत्ति का माप है कि एक संख्या ही पूरी क्लास के बारे में आपको बता रही है। तो माध्य और माध्यिका, बहुलक, ये तीनों चीज़ें हम इसमें पढ़ चुके थे। अब इसके बाद इनके सूत्र भी आपको याद नहीं है तो आपको साथ के साथ बता देंगे। एक शब्द आएगा इसमें, प्रकीर्णन की माप, मेजर ऑफ डिस्पर्शन। प्रकीर्णन की माप का मतलब हो जाएगा कि जो केंद्रीय जो मान हमने निकाला है, जो औसत, उससे कितना बिखराव है, कितना ऊपर नीचे संख्याएं हैं, है ना। जैसे एवरेज स्कोर अगर मैं 45 बता रहा हूँ तो उससे अधिकतम बिखराव कितना है नीचे की तरफ, या उससे 45 से कम कितने का है, 45 से ऊपर कितने हैं, वो सारा बिखराव कहलाता है नंबरों का, और उसी को प्रकीर्णन की माप कहा जाएगा। तो उसको मापने के लिए हमारे पास कुछ तरीके हैं। जैसे पहला है परिसर या रेंज, दूसरा चतुर्थक विचलन, तीसरा माध्य विचलन और चौथा मानक विचलन। ये 4 शब्द है, इन चारों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है इसमें परिसर या रेंज। परिसर या रेंज, तो परिसर में तो इसमें जो अधिकतम मान होता है, जो भी आपको आंकड़े दे रखे हैं उसमें जो अधिकतम मान है और जो निम्नतम मान है, हाईएस्ट और लोवेस्ट, इन दोनों का अंतर जब करोगे तो आपको उसकी रेंज या परिसर मिल जाएगा। ठीक है, जो भी आंकड़े दे रखे, मान लो आपके नंबर सुनाए, उसका ही देख लो, 67 हाईएस्ट और 13 लोवेस्ट, तो इनका जो डिफरेंस, इनका अंतर जो होगा
वो इसकी परिसर कहलाएगी। ठीक है, जो भी आंकड़े दे रखे हैं उसमें अधिकतम और निम्नतम का जो अंतर होगा वो उसकी परिसर कहलाती है। दूसरा इसमें आएगा माध्य विचलन। पूरी प्रश्नावली इसी पे चलेगी अभी अपनी। 15.1 पूरी माध्य विचलन पे है। विचलन का मतलब है कितना परिवर्तित हुआ है, कोई भी मान है वो कितना बदला है, कितना परिवर्तित हुआ है, उसको विचलन बोलते हैं। तो किसी भी संख्या से अगर विचलन, मान लो आपको x के मान दे रखे हैं कुछ a1 a2 कुछ भी, और आपको अगर मान लो किसी एक संख्या से विचलन ज्ञात करना है a से, तो हम क्या करेंगे, x में से a घटा देंगे, सब में से जो मान आएगा वो उसका विचलन कहलाएगा। मतलब कितना उस मान से कितना अलग है। मान लो यहाँ पे हम लिखें 10 20 30 40 ऐसे, और ये संख्या ले ली हमने 15। तो अब हम 15 से विचलन ज्ञात करना चाह रहे हैं, तो x में से 15 हमने घटा दिया। तो अब विचलन मतलब ये 15 से कितनी अलग है या कितनी कम है, ज़्यादा है, तो ये 5 -5 आएगा। मतलब ये 5 कम है 15 से, ये 5 ज़्यादा है, ये 15 ज़्यादा है, ये 25 ज़्यादा है। तो इस संख्या से कितना विचलन है इनका, वो यहाँ से आएगा। तो हम क्या करेंगे, इनका अंतर। तो माध्य विचलन में हम क्या करेंगे, माध्य विचलन में भी हमें यहाँ पे x का मान दे दिया जाएगा, सबसे पहला जो सवाल है, और है ना। तो सबसे पहले तो हम माध्य ज्ञात करेंगे। माध्य का सूत्र क्या हो जाएगा, मान लो अगर आपसे 3 प्रकार से पूछा जाएगा, या तो माध्य से माध्य विचलन ज्ञात करो, या माध्यिका से माध्य विचलन ज्ञात करो, या बहुलक से माध्य विचलन ज्ञात करो। तो हमें पहले मान लो माध्य से माध्य विचलन ज्ञात करना है। आपको x के मान दे दिए यहाँ पे कुछ भी, तो पहले तो उसका माध्य निकालना पड़ेगा। माध्य कैसे निकालते हैं, क्या सूत्र होता है, सिर्फ x दे रखा हो तो राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, उससे हमने माध्य निकाला। मान लो माध्य आ गया इसका 15, वही। फिर हम क्या करेंगे, अब माध्य विचलन ज्ञात करना है माध्य से, यानी हमें यहाँ x माइनस x बार माध्य से निकालना है। तो यहाँ माध्य लिख दिया। माध्यिका से पूछेगा तो यहाँ माध्यिका का मान लिखे हुए ज्ञात करके, बहुलक से पूछेगा तो बहुलक का मान निकाल के यहाँ लिखेंगे। तो जिससे भी विचलन ये ज्ञात करवाना चाह रहा है उसका पहले मान निकालेंगे और फिर वो यहाँ रख देंगे। तो अब x में से ये जो भी माध्य हमारा आ रहा है उसको घटा के यहाँ सारणी बनाएंगे, और लास्ट में फिर हमारा सूत्र हो जाएगा माध्य से माध्य विचलन बराबर सिग्मा x माइनस x बार अपॉन n। ये सूत्र होगा। मतलब यहाँ पे जो भी हमने मान ज्ञात किया उन सबको जोड़ोगे। सिग्मा का मतलब उनका जोड़ होता है, उन सबको जोड़ के यहाँ लिखोगे तो वो मान तो यहाँ आ जाएगा। और n का मतलब कितनी संख्या है, स्मॉल n लिख दो कैपिटल की जगह अगर ये। तो अब माध्य से पूछा है तो यहाँ माध्य लिख दिया। माध्य को ऐसे लिखा जाता है, ये जानते ही होंगे, ठीक है। ये माध्य, अगर माध्यिका से पूछता तो यहाँ माध्यिका लिख देते आप, बहुलक से बोलता तो यहाँ बहुलक लिखते। जो भी मान आएगा बहुलक का उसमें से घटाएंगे हम। विचलन किससे ज्ञात करना है वो यहाँ लिखा जाएगा। कोई संख्या से दे दिया 15 से तो यहाँ 15 लिखोगे। विचलन जिससे ज्ञात करना है वो यहाँ पे आप लिखोगे, और ये सूत्र रहेगा माध्य विचलन का। अब माध्य विचलन तीनों से ज्ञात कर सकते हैं, माध्य, माध्यिका और बहुलक। तो तीनों का यही सूत्र है, यहाँ पे बस बदलता जाएगा। अब इसमें बारंबारता हमें नहीं दे रखी। अगर बारंबारता दी होती तो हम इसका बारंबारता से गुणा कर देते और ये कैपिटल N हो जाता। अगर बारंबारता ही दे रखी हो तो जैसे माध्य में करते हैं, माध्य में क्या करते हैं, सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f या n, ये तो होता है माध्य का सूत्र, है ना। बारंबारता दे रखी हो तो वैसे ही ये सूत्र है। यहाँ पे x की जगह ये विचलन वाला जो मान है वो काम में लेंगे। अब बाकी सूत्र वैसा ही रहेगा, ठीक है। थोड़ा आया समझ में, सवाल करते हैं अब सीधा इसका। इसके ऊपर वहाँ पर बात लगा रखा, और ये माध्यिका के m पर
ये इनको डिनोट करने के सिंबल होते हैं। इनको भी एक्स अगर सीधा लिखोगे तो कन्फ्यूजन होता है ना, ये एक्स है कि कौन सा एक्स है। माध्य के लिए ये चिन्ह होता है एक्स बार। माध्य के लिए एक्स बार चिन्ह काम में लिया जाता है। आगे जब पढ़ोगे तो माध्य के लिए ये सिंबल भी काम में लिया जाएगा, म्यू। पर अभी हमारे सिर्फ 10th में पढ़ा होगा ये तो एक्स बार, क्योंकि एक्स तो हमें ये दिया ही होता है। एक्स बार माध्य के लिए, माध्यिका के लिए एम, और बहुलक के लिए अभी वैसे कुछ अलग से है नहीं। तो पहला सवाल है 15.1 का। क्वेश्चन नंबर 1 15.1। पहले में 2 दे रखे हैं, दोनों एक जैसे हैं। पहला करते हैं। पहले में दिया है दिए गए आंकड़ों के लिए माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आपको x का मान दे रखा है, क्या है 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 17, ये x के मान दे दिए। और माध्य से सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात करना है। तो पहला काम हमारा क्या होगा इसके लिए, माध्य ज्ञात करना। और माध्य कैसे ज्ञात करते हैं, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। कितनी राशियां हैं ये, टोटल 8 है। तो राशियों की संख्या तो हमें पता चल गई 8। योग और करना पड़ेगा, योग करोगे कितना 80 है क्या, 30, 40, 50, 61, 69 और 11, 80। तो इसका माध्य आ गया 10। पहला काम माध्य ज्ञात करना, माध्य से विचलन ज्ञात करना। इसीलिए माध्यिका से होता तो इसमें माध्यिका ज्ञात करते, बहुलक से होता तो इसमें पहले बहुलक ज्ञात करते। अब अपने को संख्या मिल गई, विचलन इस 10 से निकालना है। तो अब दूसरी टेबल जो बनेगी x माइनस एक्स बार, है ना, x माइनस एक्स बार वाली। x बार का मान हमें 10 दे रखा है, तो x माइनस 10 और फिर इसका मापांक, क्योंकि हमें निरपेक्ष मान चाहिए कि अंतर कितना है दोनों का, धनात्मक है या ऋणात्मक है उससे मतलब नहीं है। तो मापांक होगा तो ये प्लस में बदल देगा। 4 में से यहाँ 4 रखोगे x की जगह, पहले 4 माइनस 10 करोगे तो माइनस का 6 मापांक से हो जाएगा प्लस 6, 3, 2, 1, 0, 2, 3, 7, ये आ गया। अब हमें सूत्र क्या है, माध्य से, इसमें हमें माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन, माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात करना है। तो इसका सूत्र हो जाएगा सिग्मा x माइनस एक्स बार बटे n, कुल कितनी संख्या। तो x माइनस एक्स बार जो भी हमारा, इसको जोड़ दो तो यहाँ पे मान आएगा x माइनस एक्स बार बराबर कितना आ गया, 10, 3, 13, 15 और 9, 24। इसका मान आ गया 24। यहाँ रखोगे 24 बटे n कितनी संख्या है टोटल 8, तो इसका मान आ जाएगा 3। तो माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन इनका 3 है। सरल है। ऐसा ही दूसरा खुद कर लोगे, सेम ही है। फिर उसके बाद में तीसरा और चौथा दोनों एक जैसे हैं। तीसरा और चौथा दोनों एक जैसे हैं, दोनों में दिया है माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन। तो क्वेश्चन नंबर 3 15.1। तो तीसरे में पहले तो आपको x का मान दे रखा है 13, 17, 16, 14। पहले मैं इसको ऐसे ही लिखूँ फिर तो x का मान हमें दे रखा है, बताना 13, 17, 16, 14, 11, 13, 10, 16, 11, 18, 12, 17, इतना ही है।
तो सबसे पहले माध्यिका के लिए क्या करते हैं हम, इनको आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं, है ना। तो पहले इसको आरोही क्रम में व्यवस्थित करना पड़ेगा। तो आरोही क्रम में सबसे छोटी संख्या आएगी पहले 11, 11 है 2 बार, 1 और 2, फिर क्या आएगा 12, फिर 13, 13 कितनी बार है 2 बार, फिर है 14, 1 10 है ना, तो सबसे छोटा हो गया 10। फिर 14 के बाद में 14 एक बार ही है, फिर 15 नहीं है, 16 2 बार, 17 2 बार, 18। कुल कितनी संख्या थी ऊपर, 3 3 6 3 9 3 12, और ये है 3 3 6 3 9 और 3 12। आरोही क्रम में सबसे पहले व्यवस्थित करना होता है। माध्यिका का मतलब होता है बिल्कुल जो बीच में संख्या है। तो बीच वाली संख्या कैसे देखेंगे, पहले तो इनको क्रम से व्यवस्थित कर लिया। अब हमें देखना है कि इसके बिल्कुल बीच में संख्या कौन सी है। तो कितनी संख्या है टोटल, 12। अगर संख्याएं विषम होती तो हम क्या करते, जैसे मान लो अगर 13 होती तो हम क्या करते, 13 + 1/2। भी जैसे तुम 3 हो, तुम्हारे बीच में कौन है, ये बैठा है एक जना, बता सकते हैं। अगर 4 होते तो बीच में कौन होता, ये 4 संख्या है तो बीच में कौन सी संख्या होगी, नहीं पता होता। अगर सम है अंकों का योगफल, मतलब संख्याएं जो है वो सम है है ना, तो फिर हमें माध्य निकालने के लिए बीच की जो दोनों है उनका माध्यिका निकालने के लिए बीच वाली दोनों संख्याओं का माध्य निकालना पड़ता है, ये संख्या प्लस ये संख्या बटे 2। परंतु अगर विषम है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, एक ही आएगा, एक ही संख्या आएगी बीच में। जबकि सम है तो उसमें 2 संख्याएं आती है मध्य में। तो ऐसा ही यहाँ पे संख्या है हमारे पास। अगर विषम होती 13 तो सिंपल सा होता, उसका विषम अगर संख्या है तो उसका सीधा सा सूत्र होता है माध्यिका निकालने का, n+1/2वां पद। परंतु यहाँ पे सम है, संख्या 12 है। सम हो तो फिर 2 मध्य संख्या आएगी। अगर संख्याएं सम है तो इसमें 2 आएगी। जैसे इस तरफ से 12 है ना, 5 पद इधर से छोड़ देता हूँ मैं और 5 इधर से, ये दोनों मध्य संख्या बन गई। अगर ये 13 होती तो फिर यहाँ बीच में और कोई संख्या आती, वही माध्य हो जाती, माध्यिका बिल्कुल बीच में। माध्यिका का मतलब है बिल्कुल बीच में जो है। तो अब इसमें 2 संख्याएं आ रही है, सूत्र से कैसे करेंगे, तो एक तो होता है n/2वां पद और एक होगा n/2वां + 1वां पद। ये 2 पद आएंगे हमेशा मध्य में अगर सम संख्याएं हैं। इन दोनों का योगफल करके बटे में 2, है ना। तो n/2वां मतलब यहाँ पे सम संख्या टोटल कितनी है, 12 है, तो सम है, तो ये सूत्र लगेगा। तो 12/2 यानी 6वां पद प्लस, इसका मतलब क्या है, 6 + 1 7वां पद। देखो कि 6वां पद ये है, 7वां ये है, बटे 2 यानी कितना आएगा, 13 + 14/2 कितना आ जाएगा, इसका मान 13.5। ये होगी माध्यिका, क्योंकि माध्यिका जो है वो बिल्कुल इन दोनों के भी बीच में होगी। तो 13 और 14 के बीच में होता है 13.5। तो माध्यिका आ गई 13.5। अब हमारा काम क्या है, माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन, है ना। तो इस विषम वाले को मैं हटा देता हूँ। अब हमें वही काम करना है, x - x माध्यिका, इसका मापांक ये ज्ञात करना है। अब की बार माध्यिका है, पहले माध्य था। माध्यिका का मान है 13.5, तो यहाँ m की जगह 13.5 रख सकते, x - 13.5 ये निकालना है हमें। तो ऊपर x का मान दिया है, उसमें से 13.5 घटाओगे तो 10 में से घटाओगे, माइनस का 3.5, मापांक लोगे तो प्लस का हो जाएगा, तो 3.5। फिर अगली संख्या 2.5, 2.5। अब इसको मैंने ऐसे लिखा है, आप चाहो तो ऐसे लिख लेना सीधा, ताकि थोड़ा सा आसान हो जाए जोड़ना। फिर 12 में से घटाओगे तो 0.5, 13 में से घटाओगे तो 0.5, 0.5, 14 में से घटाओगे 1.5, 3.5, 13 है ना, 2.5 होता है। 16 में से 13.5 घटाओगे तो 2.5, 2.5,
3.5, 3.5 और 18 में से घटाओगे तो 4.5, ये आ गया। यहाँ पे है ना 12 था ये 1.5। फिर तो 14 में से घटाएंगे तो 0.5 आएगा। 14 में से 13.5 घटाया तो 0.5, 16 में से घटाया तो 2.5। ठीक है, तो अब इनमें हमें सिग्मा x माइनस m माध्यिका इसका योग करना पड़ेगा। तो योग क्या होगा इसका, सबको जब जोड़ोगे 16 पद है, 16 के 12 पद हैं, सब में 0.5 तो है ही, तो 6 तो वो हो जाएगा, उसके अलावा जोड़ दो। 6 4 10, 3 13, 16 18, 20 21, 4 25 और 3 28, इनका मान आ गया 28। अब यहाँ पे माध्यिका से माध्य विचलन, तो माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन बराबर सिग्मा x माइनस m बटे n। ये सूत्र हमारा, इसका मान कितना आ गया 28 बटे में कुल कितने हैं 12, तो आंसर कितना आएगा 28 बटे 12, या काटोगे इसको तो 14 बटे 6, 7 बटे 3 और सरल करोगे अगर तो 2.33। आंसर देख लो क्या है इसका, ये इसका हो गया माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन। वो दे रखा 2.33 है कि 7 बटे 3 है। ठीक ठीक है, ये तो सरल है, कोई ज़्यादा मुश्किल वाली बात इस पे तो है नहीं अभी। तो तीसरे और चौथे दोनों में हमें माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात करना है। तो पहले आपको माध्यिका निकालनी आनी चाहिए, माध्यिका निकालोगे, फिर माध्यिका से विचलन मतलब इसका माध्यिका से अंतर कितना है वो निकाला और उनको जोड़ के इस सूत्र में मान रख दिया। ठीक है, अब अगला जो है पांचवा छठा। अब पांचवें छठे में हमें सिर्फ x दे रखा था पहले, तो अभी x और f यानी बारंबारताएं भी दे रखी है साथ में। तो पांचवा करते हैं, पांचवें छठे दोनों में से छठा आप करना। क्वेश्चन नंबर 5 13.1, इसमें हमें x और f दोनों मान दे रखे हैं। x i का मान है 5, 10, 15, 20, 25 और f i बारंबारता इनकी दे रखी है 7, 4, 6, 3, 5। बारंबारताओं का मतलब क्या होता है, ये बारंबारता जो दे रखी है मतलब क्या हुआ इसका, हाँ इसका मतलब ये है जैसे पहले हम संख्या लिख रहे थे x का मान, तो वो हो जाएगा 5 आएगा 7 बार। बारंबारता का मतलब इतनी बार आ रहा है, ये 5 को यहाँ 7 बार लिखना पड़ेगा पहले, 5 5 5 ऐसे है ना। फिर 10 4 बार आए, फिर आगे आप 10 लिखोगे। तो इस उलझन से छुटकारा पाने के लिए इन्होंने बारंबारताएं बना दी। अगर कोई बार 2 बार 3 बार रिपीट हो रहा है संख्या, तो उसको 2 बार नहीं लिख के उसको 1 बार ही लिखो, कितनी बार आ रहा है वो यहाँ लिख दो। तो अब कुल संख्याएं जो है हम यहाँ से नहीं देखते कि 5 ही संख्या है ना, क्योंकि रिपीट भी हो रही है, तो इसीलिए हम कुल कितनी संख्याएं हैं वो इसका योग करते हैं, क्योंकि ये संख्याएं इतनी इतनी बार आई है। जैसे अभी देखोगे अब 5 7 बार आ गया, अब 5 और 10 को जोड़ना सोचिए हम जोड़ने का, तो कितना आएगा ये 4 ये और 5 7 बार ये, तो 11 बार तो ये दोनों ही आ गए है ना। तो इसीलिए हम ये नहीं बोलते कि ये 5 ही संख्याएं हैं, अलग अलग नंबर है ये 5, तो कितनी संख्याएं हैं तो इनका योगफल करना पड़ता है। इसीलिए हम बटे में पहले तो हम सिर्फ संख्याओं का भाग दे रहे थे, और अभी हम सिग्मा एफ का भाग देंगे, क्योंकि ये संख्याएं हैं टोटल कितनी, समझ आया। तो बारंबारताओं का मतलब ये संख्याएं कितनी बार इसमें आ रही है। अब पहले हमें माध्य से माध्य विचलन ज्ञात करना है, तो माध्य ज्ञात करना पड़ेगा, और माध्य का सूत्र क्या हो जाएगा
सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, है ना, जानते हो बारंबारता दी हो तो। भाई सिग्मा एफ एक्स भी क्यों करते हैं, हमें तो क्या है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या चाहिए। संख्या कितनी है तो वो इससे पता चल रहा है, यानी सिग्मा एफ। राशियों का योग करना है, अब योग कैसे करेंगे, 5 कितनी बार है, 7 बार, जोड़ोगे तो कितना आएगा 35। हम क्या करेंगे, एफ और एक्स का गुणा कर देंगे तो भी कितना आएगा 35। तो हम कर तो योग ही रहे हैं, दिख ये रहा है कि हम इनका गुणा कर रहे हैं एफ और एक्स का, है ना। जैसे 10 4 बार है तो हम 10 + 10 + 10 + 10 जोड़ेंगे, 40 हो रहा है। उसको निकालने का शॉर्ट तरीका, इनको गुणा कर दो आपस में। 10 4 बार आए तो 4 से गुणा कर दो 10 को, यानी एफ एक्स ज्ञात करेंगे हम। तो एफ एक्स क्या आ जाएगा, इन दोनों का गुणा करोगे, 35 40, 15 × 6 90, 20 × 3 60, 25 × 5 125। अब इनको आप जोड़ोगे तो सिग्मा एफ का मान कितना आएगा, इसका योग करोगे तो 7 और 4 11, 17 20 25, और इनका सिग्मा एफ एक्स का मान ज्ञात करोगे तो ये कितना आएगा, 35 और 40, ये 40 और 60 जोड़ दो 100, 90 190, और 35 और ये होता है 160, तो 190 और 160 350। वापस देख लो एक बार, 75 और 90 165, 235 260 360 250। एक बार देखना, 0 8 9 17 और 6 23 और 12 35, ठीक है। तो अब इसमें माध्य ज्ञात करना है तो इनमें मान रख दो। तो सिग्मा एफ एक्स में इसका मान कितना है 350 और सिग्मा एफ का मान है 25। तो काटोगे तो कितना आएगा, ये 14। तो इसका माध्य आ गया 14, ठीक है। अब पहला काम हमने माध्य ज्ञात करना था वो हो गया। अब यहाँ पे x माइनस एक्स बार, इसका मान ज्ञात करोगे। x बार का मान हमारे पास कितना है 14, तो x में से 14 घटाना है, चाहे ये लिख दो या चाहे 14 लिख दो। तो अब x में से 14 इसमें से घटाओगे तो 5 में से 14 घटाओगे तो 9, 10 में से 14 घटाया तो 4, 15 में से 14 घटाया तो 1, 20 में से 14 घटाया तो 6, और 25 में से घटाया तो 11। ये आ गया इसका मान। अब आपको सूत्र बताया, हमें अगर माध्य से माध्य विचलन ज्ञात करना है, माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन, तो माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन, इसका सूत्र क्या हो जाएगा। वहाँ पे हमारे पास क्या सूत्र था, अब की बार f से और गुणा करना पड़ेगा, सिग्मा f इंटू एक्स माइनस एक्स बार बटे n, ये सूत्र हो जाएगा। पहले सिर्फ ये था, f नहीं था, अब की बार f आ गया हमारे पास तो f से गुणा कर देंगे। तो अब इसको f से गुणा करना पड़ेगा पहले, है ना। x माइनस एक्स बार जो भी आया हमारे पास उसको f से गुणा करो, तो इसको f से गुणा कर दो, x माइनस 14। f से गुणा करोगे तो ये f है और ये, इन दोनों का गुणा करो, 7 × 9 63, 4 × 4 16, 6 × 1 6, 3 × 6 18, और 5 × 11 55। अब इसका सिग्मा करना है, हमें इसका योग चाहिए, तो सिग्मा एफ एक्स माइनस एक्स बार इज इक्वल टू कितना आएगा, ये 3 6 9 6 15 5 20 और 8 28, 2 बच गए, 2 5 7 1 8 1 9 और 6 15, 158। तो यहाँ पे मान रख दो 158 और बटे में n, n यानी सिग्मा एफ, n या सिग्मा एफ का मतलब एक ही होता है ना। तो सिग्मा एफ का मान है 25, इसको सरल करोगे
तो 6.8/25 3 5 बच गए 50 2, तो आंसर आएगा 6.32। एक बार देखना। तो हमारा माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन आएगा 6.32। समझ आ गया ना, मुश्किल नहीं है। जब EF बराबर तो आपको 25 दे रखा है, FI कहाँ पे क्या बोल रहे हैं? माध्यम सापेक्ष माध्य विचलन में EF इनटू F बार, EF की जगह वो FI होगा। EF बराबर EF क्या बोल रहे हो? सिग्मा, हाँ सिग्मा है। ई नहीं है, वही तो ई क्या है? हाँ, सूत्र में यहाँ क्या आई दे रखा है, यहाँ पे आई दे रखा है ना। आई का मतलब क्या होता है? अगर कोई भी संख्या आपको ऐसे लिखी हुई दिखाई दे, यहाँ आई मान लो दे दिया आपको, है ना, और यहाँ पे आपको FI इंटू XI ऐसे दिया है, माध्य वाला जो सूत्र है ऐसे दिया होता है। आई का मतलब यह है कि आप इसमें पहले 1 से लेके ऐसे भी दिया होता है कई जगह, आई बराबर 1 से n। तो इसका मतलब ये होता है कि आप पहले आई की जगह 1 रखोगे, तो ये हो जाएगा, यहाँ 1 रख दो, F1 X1। फिर आप आई की जगह 2 रखोगे, n तक रखना आपको, 1 से लेके n तक आई का मान 2 रखोगे, तो यहाँ आएगा F2 X2। 3 रखोगे F3 X3। ऐसे ही रखते रखते लास्ट में n रखोगे, FN XN। इनका करना है सिग्मा, सिग्मा का मतलब योग, इन सबको जोड़ना है। F1 X1 का मतलब पहली जो हमें वैल्यू दी है ये X1 होती है, ये F1 होती है, तो F1 X1 का मान है ये वाला, ये है F2 X2, F3 X3, ये FN XN। n का मान यहाँ पे 5 पद है तो 5 हो गया। अब इनका योग करना है, अपने डायरेक्ट सिग्मा FX लिख दिया, इसको आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो। इसका मतलब यही है, जितने पद होंगे उतने का आपस में योग करना है, तो अपने डायरेक्ट लिख दिया, आप चाहो तो ऐसे लिख दो सूत्र की तरह। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा है। अब टाइम बता दो एक बार, ताकि इसके बाद में हम एक क्वेश्चन और देख लें।